इंदौर में इतने सारे युवा रोड पर आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल होता है। वहां एक बच्चे की सवाल नहीं होता, पूरे परिवार का सवाल होता है। नए लोगों को आप मौका नहीं देंगे या फिर नई सरकार को मौका नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोडक्ट हूं। पॉलिसी मेकिंग में सही व्यक्तियों को बैठाना है। नॉन पॉलिटिकल आंदोलन कर क्या हासिल होगा। कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है, जैसे एनएसयूआई हुई या उसके बाद सेवा दल हुआ या यूथ कांग्रेस हुआ, इन लोगों को ये संगठन हमें बहुत कम दिखते हैं। क्योंकि जो गवर्नमेंट में पढ़ने वाला व्यक्ति है वो एक साल गांव जाएगा और प्राइवेट वाला डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाएगा। मैं आज भी सर्जरीज करता हूँ जी, आज भी ऑपरेशंस में करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है जी। राजनीति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग पहले पद चाहते हैं, उसके बाद काम करना चाहते हैं। जो तुम जिंदगी में करो उसमें बेस्ट बनो। CPR कर वापस से रिवाइव करा था, रिसर्चिएट करा था, फिर इमरजेंसी लैंडिंग एयरप्लेन की अहमदाबाद में हुई थी, फिर इंडिगो का स्पेशल ट्वीट भी आया था। ज़िंदगी में संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर आप ना लोहा मनवाना चाहते हैं तो संघर्ष करना मत छोड़ो। नमस्कार, नेशनल यूथ सिंपोजियम के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हैं, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं, वर्तमान में आज छात्र, मध्य प्रदेश का छात्र जो स्पेशली परीक्षाओं की तैयारी करता है, एस्पिरेंट्स है सर, तो काफ़ी परेशान है। और अभी जो वर्तमान में पटवारी का जो सबसे ज़्यादा आज कंट्रोवर्सी हो रही है सर, तो उसको लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, एक चीज़ हमें यहाँ समझना पड़ेगी कि ये घोटाले हो क्यों रहे हैं जी। पटवारी घोटाला को तीसरा व्यापम कहा जा रहा है जी। जब पहला व्यापम हुआ तब बहुत लोगों ने धांधली करी, और सबसे ज़्यादा इसमें बीजेपी के मंत्री और वो लिप्त पाए गए, पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा व्यापम घोटाला हुआ तब भी ये स्थिति थी जी। जो वन रक्षक घोटाला हुआ जी, नर्सिंग घोटाला हुआ जी, कृषि विस्तारक अधिकारी का घोटाला हुआ, कांस्टेबल भर्ती का घोटाला हुआ, शिक्षक वर्ग 3 के परीक्षा का घोटाला हुआ, तो लगातार एक के बाद घोटाले तो हो रहे हैं, पर सरकार उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जब भी कोई घोटाला हो रहा है उसमें नाम किसका आ रहा है? भाजपा के नेताओं का नाम आ रहा है। तो जितने भी जो आरोपी हैं उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं कि हमारे पर किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो भाजपा की ढाल है, सरकार की ढाल है। और जब पटवारी का घोटाला हुआ, नरोत्तम मिश्रा जी जो गृह मंत्री, उनका अलग वक्तव्य जी, शिवराज सिंह चौहान जी का अलग वक्तव्य। नरोत्तम मिश्रा जी बोलते हैं ये तो पूरी तरह से भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो शिवराज जी ने इस पर रोक क्यों लगाई है? जब इंदौर में इतने सारे युवा रोड पर आ जाते हैं और किसी चीज की मांग करते हैं, कोई पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं था, वो जितने भी यूथ हैं उनकी दिल की पीड़ा है जी। मैं खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टूडेंट रहा हूं जी, खुद मेडिकल करा है, MBBS में कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, PG दिया है, मास्टर्स करा है, तो हमको मालूम है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल होता है। वहां एक बच्चे की सवाल नहीं होता, पूरे परिवार का सवाल होता है जी। घर से दूर रहकर पढ़ाई करना, वो भी इतने महंगाई के दौर में कि जहां पेट्रोल डीजल तो महंगा है ही, आटा दाल दही शक्कर चावल सब कुछ महंगा है। व्यक्ति अपने घर से दूर रहता है और उसके बाद तैयारी करता है, और उसके बाद पटवारी जैसे जब घोटाले होते हैं तो जो लड़का होता है उसका सिर्फ खुद को उसको अंदर से नहीं मरता है, उसका परिवार भी अंदर से मरता जाता है। तो ऐसे क्या मतलब है कि अगर हम इतनी मेहनत करें, पटवारी की परीक्षा पास करते हैं और पता लगता है कि हमारा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो नाकाबिल लोग थे उनको बीजेपी के लोग उसमें जगह देना चाहते थे। और कितनी बड़ी बड़ी टूटियां हैं कि आपके जो NRI कॉलेज का मामला है, NRI कॉलेज में टॉप 10 में से टॉप 7 आते हैं जी। और टॉप 7 आने के बाद भी वो लोग होते हैं कि जो हिंदी में साइन कर अपना नाम लिखते हैं ताकि उसकी पहचान हो सके। इंग्लिश में सबको 25 में से 25 मार्क्स आ रहे हैं। 9000 में जो चयनित हुए हैं उसमें से 1000 NRI कॉलेज के हैं। तो या तो भाजपा के लोगों के पास कोई फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से वो उनके लोगों के साथ में सिर्फ उन्हीं के कॉलेज के लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी लोग सिलेक्ट नहीं होते। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है इसमें कि सरकार उस विधायक को बचाने का काम कर रही है। पहले हमने देखा शिक्षक वर्ग 3 में गोविंद राजपूत जी के कॉलेज का नाम आया,
पर क्या कार्रवाई? इन्वेस्टिगेशन में भी पाया गया कि वहां मास्टर कंप्यूटर लगाया गया था। तो उसके बाद क्या उनका कॉलेज बंद कर दिया गया? क्या उनमें से किसी को जेल भेजा गया? किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही कारण है कि अब जितने भी युवा हैं जो इतने सालों तक, मैं तो मानता हूं वो तपस्या करते हैं, और जब वो तपस्या करते हैं, उस तपस्या के बाद अगर उस चीज का फल नहीं मिलता तो आदमी आगे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने का उसका मन टूट जाता है। और फिर वो इतनी हिम्मत, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी के लिए आपको पेशेंस भी लगता है, हार्डवर्क भी लगता है और परसिस्टेंस भी लगता है। मतलब आपको लगातार हारों के बाद भी आपको जीतना है। पर देखिए, अगर फेयर कंपटीशन हो तो उसमें हारने में दिक्कत नहीं है। आप अगली बार सोच सकते हैं कि मैं और मेहनत कर लूंगा। पर अगर वो चीटिंग करें तो उसका क्या इलाज है? उसमें तो कोई आप और मेहनत कर कर उनके नाम नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुरैना में जितने लोग सिलेक्ट हुए विकलांग कोटे में, उन सबके कान में डिफेक्ट बताया, विकलांग बताएगा। तो ये मजाक बना रखा है क्या इनने कि ये लगातार आरोप पर आरोप? पता, पहले तो सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी त्रुटि मैं आपको बताता हूँ। पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते नहीं है, 4 साल में पहली बार हुआ है। उसके बाद अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए तो ये कोई गारंटी नहीं कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। पेपर लीक हो जाते हैं। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाए तो उसकी भर्ती निकलने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है। तो आप अगर मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार युवा है, वो ऐसे ही तो नहीं हुआ। आपने ना एग्जाम निकाले, ना उनको अवसर दे रहे हैं, और जिन लोगों के पास भाजपा का वर्चस्व है उनका सिलेक्शन आराम से होते जा रहा है। ऐसे लोगों को आप सिस्टम में डाल रहे हैं जो उसके काबिल ही नहीं है, तो सिस्टम तो चरमराएगा ना। बिल्कुल। तो मैं आपको भैया बोल सकता हूँ? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया, जैसे आप यूपीएससी आप देखेंगे, उनका पेपर वो ऑफलाइन होता है। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर ऑफलाइन होता है, लेकिन काफ़ी प्रश्न चिन्ह ऑनलाइन पद्धति पे लगी है। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि पद्धति सबसे अच्छी है जी, नियत खराब है जी। आप ऑफलाइन भी करवा लिए, अगर नियत खराब होगी, हमने बहुत पहले भी देखा है कि आपने उस जो बैठने वाला था, जो परीक्षा देने वाला स्टूडेंट था, उसकी जगह दूसरे लोग आकर एग्जाम देकर चले गए। जी बिल्कुल। व्यापम क्या था? यही तो था। पूरे आईडी कार्ड चेंज हो जाते हैं, एग्जाम देने वाला व्यक्ति और जो परीक्षा में जिसके नाम से वो बैठ रहा है वो कोई और है। तो आप कितनी भी व्यवस्था को परिवर्तित करें, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारा कसूर ऑनलाइन का है जी, और ऑफलाइन में इस तरह का नहीं होगा, निश्चित तौर पर ऑफलाइन में हो सकता है जब सरकारों ने ये मन बना लिया हो कि फर्जी तरीके से लोगों को सिस्टम में डालना है, तो आप नहीं रोक पाएंगे जब तक कि आप मुखर होकर उनके खिलाफ बोलेंगे नहीं, नए लोगों को आप मौका नहीं देंगे या फिर नई सरकार को मौका नहीं देंगे। मैं जितने भी युवा साथी हैं, मेरे से तो बहुत मिलते रहते हैं जी, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छे लोगों को आगे लाने का प्रयास रहता है। और एक मानसिकता होती है, जैसे अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो वैसे, क्योंकि मैं भी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोडक्ट हूं, तो मैं हमेशा चाहूंगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उतनी सुविधाएं मिले, उनको पारदर्शिता मिले, ताकि वो जब एग्जाम में बैठे तो उनका जो हक है कोई दूसरा नहीं मार पाए। और यही सबसे बड़ा है कि यहाँ सरकार की नीयत में खोट है, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार ये हम देखते आए हैं। इस सरकार की ये स्थिति हो गई है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा तो सीधी तरीके से करवा नहीं पा रहे। बिल्कुल। आपने आज से पहले कभी सुना था कि 10वीं का पेपर लीक हो जाता है, 12वीं का पेपर लीक हो जाता है, व्हाट्सएप में 200-200 रुपए में पेपर मिल रहे हैं, टेलीग्राम पर पेपर मिल रहे हैं? ये अपने आप में बताता है कि इनकी व्यवस्था पूरी तरह से, अब अगर मैं मानता हूं जो सरकार 10वीं और 12वीं की परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाए, आप ये उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो पटवारी की, पीएससी की, मेडिकल की ये परीक्षाएं अच्छे से करवा ली गई, ईमानदारी से करवा पाएंगे? मैं नहीं समझता। ये बिल्कुल भी जो सिस्टम है ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और ये सीधे सीधे पैसे कमाने का जरिया बन गई, उससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तो भैया, आप जब सरकार में आ जाएंगे तो आपने कुछ योजना सोची है कि मैं इसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, योजना मैंने बोला सबसे जरूरी है। देखिए, कांग्रेस की भी 1.5 साल की सरकार आई जी, उसमें उसमें एक भी पेपर, जो भी एग्जाम हुए उसमें ऐसा हुआ कि 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है, ऐसा कभी नहीं सुना था। और वो भी 1.5 साल की, वो पूरी 5 साल चलनी थी, क्योंकि जनता ने तो कमलनाथ जी को चुनकर भेजा था, कांग्रेस की सरकार को। वो पैसे देकर जब ये लोग सरकारें बनाएंगे, मेरा सब सीधा सीधा सवाल है, अगर कोई सरकार पैसे के दम पर बनाता है तो सरकार से पैसा भी तो कमाएगा। तो हमें सही लोग को चुनकर वहां बिठाना है, पॉलिसी मेकिंग में सही व्यक्तियों को बिठाना है। एक उसका उदाहरण देता हूं। मैं वैसे तो एक डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, मैं बहुत अच्छी सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा था। हर महीने 3-4 लाख की सैलरी
कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। पर मैं क्यों उस सिस्टम से निकलकर फिर मैंने पॉलिटिक्स में आने का निर्णय लिया, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हम जब तक खुद पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे, मैं तो अपने सारे युवाओं को भी बोलता हूँ, पॉलिटिक्स को गलत नज़र से मत देखो जी, आपको उस लायक बनना पड़ेगा कि आप प्रदेश की पॉलिसी बनाओ, और आप सब में वो काबिलियत है कि आप प्रदेश की पॉलिसी बना सकते हो। आप जब तक अच्छे लोगों को पॉलिसी मेकिंग में नहीं डालोगे तब तक पॉलिसी नहीं सुधरेगी। आप कुछ भी उनको दे दो वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि नियत का सवाल है, और वो नियत आज के समय में सरकार की पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो भैया जैसे ये तो आपने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आपने ऐसे कौन सी योजनाएं आपने बनाई हैं जिसमें आपसे आके यूथ जुड़े? क्योंकि मुझे जैसे मेरे काफ़ी मित्र भी हैं जो लोग कहते हैं कि मतलब जब बहुत सारी मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं अभी 2019, 20, 21, 22 और 22 का भी प्रीलिम्स हुआ है, सब अटकी हुई थी, बच्चे सड़कों पे थे। मैं खुद इंदौर में रहा हूँ, इंदौर में मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट्स दोस्त हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मानना ये था कि यूथ कांग्रेस या विपक्ष का हमें सहयोग ज़्यादा नहीं मिला। तो ये क्या कारण है कि बच्चे आज भी आपसे दूर हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें यूथ कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका नहीं निभाई है। जी, दिक्कत ये आती है कि जो जन समर्थन की हम बात करते हैं, आजकल हमारे लोग इतने कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं कि लड़ाई लड़नी है, सामने वाला लड़ेगा, बिल्कुल, संघर्ष करना है, सामने वाला करेगा, आवाज़ उठानी है, सामने वाला उठाएगा। ये एक कलेक्टिव मूवमेंट है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को कुचलता जा रहा है, पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर, बल के दम पर, हम पूरी ताकत से, ऐसा एक भी परीक्षा नहीं हुई है, ऐसा एक भी अत्याचार हो जिसमें यूथ कांग्रेस ने आंदोलन करा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि हमारे लोग खुद कोशिश करते हैं सब लोगों के साथ में आंदोलन करें। होता क्या है कि स्टूडेंट्स का ये मानना रहता है कि कोई भी चीज़ को हम पॉलिटिकल नहीं बनाएं, पर मेरा सारे स्टूडेंट्स से ये सवाल है कि आप जब तक हमारे साथ आकर खड़े नहीं होगे, ताकत नहीं करोगे, तब तक हमें ताकत कौन देगा? बिल्कुल, क्योंकि लोग, स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि कोई भी एजुटेशन हो पॉलिटिकल नहीं बने। पॉलिटिकल कैसे? अगर आप उनसे पहुंच गए या वो लोग हमारे एजुटेशन में आ गए, हम सारे आंदोलनों को नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते हैं। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नॉन पॉलिटिकल आंदोलन कर कर क्या हासिल हो गया? सही बात है। आपको मदद करना चाहिए। देखिए, हमारी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है जी, सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ है, और अगर सत्ता के दुरुपयोग के लिए आप और हम साथ में आकर एक बड़ा एजिटेशन कर सकते हैं, बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हो, करना चाहिए। पॉलिटिक्स को एक नेटिव, देखो बीजेपी के लिए बड़ा आसान होता है, बोलते हैं इन ये तो राजनीतिकरण कर दिया। अरे राजनीतिकरण नहीं करता, विपक्ष का काम ही होता है, जो विपक्ष का काम ही होता है कि मुद्दों को उठाना, और अगर उसमें सारे स्टूडेंट्स के साथ विपक्ष एक साथ मुद्दे उठा रहा है तो उसको अगर कोई भी टैग लगा देता है, अरे ये तो विपक्ष का आंदोलन है, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं है, और स्टूडेंट उसमें भयभीत हो जाते हैं। जी, वो उनका ये मानना होता है कि इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। Exactly. और ये सत्ता पक्ष की साजिश है जी। ये नहीं चाहते कि विपक्ष और स्टूडेंट्स की ताकत एक साथ एक मुट्ठी बने, क्योंकि अगर जब तक साथ नहीं आएंगे तब तक जो अभी तक होता आ रहा है वही होता रहेगा जी। एक के बाद दूसरा एग्जाम, दूसरे के बाद तीसरा एग्जाम, तीसरे के बाद चौथा एग्जाम, भ्रष्टाचार होता जाएगा, करप्शन होता जाएगा जी। क्योंकि विपक्ष की अपनी ताकत है, निष्पक्ष होकर गैर राजनीतिक होने की अपनी ताकत है, दोनों की अपनी ताकत है। पर हमें उस पर तालमेल बनाकर एक साथ एक जाजम पर आना पड़ेगा, उसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब जाकर एक बड़ा इफेक्टिव आंदोलन खड़ा होगा। और जब इफेक्टिव, क्योंकि कोई भी आंदोलन, विपक्ष आंदोलन थोड़े दिन तक चला सकता है, पर जब तक उसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जी भैया, एक सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से है। जैसे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन बहुत मजबूत है। ये क्या कारण है कि विगत दिनों से हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो संगठन है, जैसे NSUI हुई या उसके बाद सेवा दल हुआ या यूथ कांग्रेस हुआ, इन लोगों को ये संगठन हमें बहुत कम दिखते हैं। मास कैंपेनिंग उनकी नहीं दिखती है। NSUI लगभग बहुत सारे कॉलेजेस में मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है।
मेन यूनिवर्सिटी में हो सकती है, लेकिन जहां हम लोगों ने पहले देखा था कि एक छोटे छोटे कस्बे के जो कॉलेजेस होते थे वहां पे एनएसयूआई एक्टिव थी, लेकिन आज पूरी तरीके से हाशिए पे है। इसका क्या कारण है? देखिए क्या होता है कि जब बहुत लंबे समय तक आप सत्ता से दूर रहते हैं जी, ये सबसे बड़ा कारण मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। यूथ नॉर्मली पावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। यूथ क्या चाहता है कि हमारा कोई भी दिक्कत है हमारा उस चीज़ का हल होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली हम सत्ता में 20 साल से बाहर हैं। जी किसी भी संगठन की ताकत धीरे धीरे कम होती जाती है। जी अगर आप काम लोगों के नहीं करवा पा रहे, लोगों के एडमिशन्स अगर आप नहीं करवा पाएंगे, आप उनके लगातार कोई एक बार डंडा खा लेगा, 2 बार डंडा खा लेगा, पर वो हर बार डंडे खाने नहीं आएगा, बिल्कुल। है ना। तो ये एक सत्ता के साथ में ताकत और ताकत कम होने का ये सिलसिला चलता रहता है। जी। और अब मैं ये बोल सकता हूँ, ये अगर आप पहले बोलते तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से सरोकार रखता, बट आज के समय में मैं, क्योंकि यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, यूथ कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त हमारा ग्राउंड कैंपेन्स चल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन्स चल रहे हैं, 1 बूथ और 5 यूथ के बहुत बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोगों को एम्पावरमेंट करने के प्रोग्राम चल रहे हैं, यंग इंडिया के बोल का प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें हम अच्छे स्पोक्स पर्सन को निकाल कर ला रहे हैं। तो हम जो वापस से जो जमीन पर धरातल पर पहुंच गया था संगठन, उसको वापस से जिंदा करने का काम कर रहे हैं। और आज मैं ये पूरी दमदारी से चीज कह रहा हूं कि आज यूथ कांग्रेस जब भी हमारे कोई भी आवाज होती है तो मध्य प्रदेश के हर जिले में एक आंदोलन होता ही होता है। अच्छा। विधानसभा में आंदोलन होता ही होता है। ब्लॉक से बूथ तक का हमने जो रास्ता है वो सफर तय कर लिया। और जब आने वाले दिन में आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे हर बूथ पर, क्योंकि हमारे पास तो पूरा डेटा है जी। कौन सा कार्यकर्ता हमारे बूथ पर है, कौन कौन से बूथ पर कार्यकर्ता है, कौन कौन से बूथ पर कार्यकर्ता नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और इसको हम सिस्टमैटिक इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन से बूथ पर और कौन कौन से इकाइयों पर हमारे लोग मौजूद हैं। और आज के समय में आपको बता रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में ज़बरदस्त साथी लोग जुड़ना चाहते हैं। हम उनको जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कांग्रेस से बहुत लोग जुड़ना चाहते होंगे, पर यूथ कांग्रेस का काम है संघर्ष का, और संघर्ष सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको डंडे भी खाना पड़ते हैं, वाटर कैनन भी झेलना पड़ते हैं। मुझे खुद पर 50 केसेस हो गए, एफआईआर हो गए। स्टूडेंट्स डरते हैं केस करवाने में कि अगर एक बार एफआईआर हो गई तो हमारा पूरा करियर चौपट हो जाएगा। और जिस तरह से गलत नीतियों के हिसाब से बीजेपी कर रहा है, वो तो अगर कोई बच्चा ट्विटर पर या फिर फेसबुक पर कुछ भी लिख दे, आजकल ऐसा जीरो टॉलरेंस हो गया, या तो ट्विटर और फेसबुक उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। बीजेपी तो छोड़ो, उससे पहले तो फेसबुक और ट्विटर उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं, और एफआईआर जो होती है वो अलग हो जाती है। तो ये जो इनकी नीति चल रही है, आपने खुद ने देखा होगा, आप कुछ भी अपने, अगर आपका यूट्यूब चैनल, जो यूट्यूबर्स हैं, आप उनके पास जाएंगे, वो ज़रा सा लिखें, अभी एक यूट्यूबर के खिलाफ, नेहा राठौर के खिलाफ वो एफआईआर हो गई है। तो अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बचा कहाँ है? और जिस ताकत से बीजेपी पूरा जो ये 4 स्तंभ है, मीडिया का जो स्तंभ है, उसको क्रश करने के पीछे पड़ी हुई है। नीचे वाले तो अच्छा काम करना चाहते हैं, पर ऊपर के पूरे जो मीडिया हाउसेज हैं वो लोग खरीदते जा रहे हैं। अडानी अंबानी के, मैक्सिमम अडानी अंबानी का शेयर है ही उसमें, और उसमें किसी तरह का इंटरफेरेंस होता नहीं है। तो मीडिया भी, उसके भी लिमिट सेट कर दिए गए। सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत थी, उसके भी लिमिट सेट कर दिए गए। धीरे धीरे जो इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स हैं उनको भी घेरा जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो सबकी मीटिंग ली थी, जो इन्फ्लुएंशियल टॉप 100 हैं उनकी मीटिंग ली, वो एक डराने का प्रयास है, या तो तुम हमारे साथ रहो या नहीं तो तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जैसा आपने कहा कि यूथ कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे मैं खुद यूथ के बीच में रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं जो एस्पिरेंट्स हैं और तमाम गतिविधियों में बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति बहुत मन है, लेकिन उनको बहुत सारे चांसेस और बहुत टाइम ऐसा, मतलब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि वो कांग्रेस से जुड़ें। तो उन लोगों को जो जिनकी विचारधारा कांग्रेस की है और कांग्रेस के लिए है, लेकिन कांग्रेस उनसे अभी दूर है, बहुत दूर, तो उनको जोड़ने के लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किए हैं? यही जो मैंने बताया कि हमारे डोर टू डोर कैंपेन्स चल रहे हैं, उसमें हर घर तक हम पहुंच रहे हैं, और जो लोग हमारा बूथ का कार्यकर्ता बनना चाहता है उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हमने हर बूथ पर 5 लोगों से शुरुआत करी, 5 से 10 लोग, हर लोग तैयार कर, जो भी उससे जुड़ना चाहता है वो हम तक आ सकता है। हमारी जो नीचे की इकाई, क्योंकि देखो संगठन कैसे काम करता है, संगठन एक लिंक से काम करता है। उसमें अध्यक्ष होगा, उसके नीचे उपाध्यक्ष होंगे, महामंत्री होंगे, सचिव होंगे, उसके बाद जिला अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, फिर ब्लॉक अध्यक्ष होंगे, सेक्टर प्रभारी, मंडल प्रभारी,
बूथ प्रभारी होंगे। तो ये जो चेन है उसके माध्यम से जो व्यक्ति जिस रोल में काम करना चाहिए, देखिए सबकी ये क्षमता नहीं होती कि वो विधानसभा स्तर पर काम कर लें या पूरे के पूरे जिले के स्तर पर काम कर ले, ये मुमकिन नहीं है। तो जिसकी जो क्षमता होती है वो हमारे साथ काम कर सकता है। कोई हमारे डॉक्टर के प्रकोष्ठ में ढूंढना चाहता है, उनको डॉक्टर के प्रकोष्ठ में रखते हैं। कोई खेलकूद प्रकोष्ठ में आता है, उसको खेलकूद प्रकोष्ठ में रखते हैं। कोई मीडिया सेल में आना चाहता है, मीडिया सेल में लाते हैं। तो लगातार अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह हम देते जा रहे हैं और अभी जो हमारी पहले ताकत थी शुरू में, उससे डबल ताकत पर हम आ गए हैं। और ये शुरुआत है, मतलब अभी बहुत लंबा हमको रास्ता तय करना है। पर जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो इकाई के लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनको निश्चित तौर पर संगठन में जगह दी जाएगी। 3 महीने बाद इलेक्शन है, तो उसके लिए डॉक्टर विक्रांत भूरिया या मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी क्या कार्य योजना है जो इससे काफ़ी, क्योंकि सत्ता में आपको बहुत टाइम हो गया जाते हुए, 18 महीने की आपकी सरकार थी, फिर सरकार आपकी, लेकिन अब सत्ता में वापस आने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, जो सबसे बड़े मुद्दे हैं आज के समय में, बूथ, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन 3 बीस पर हम काम कर रहे हैं, है ना। बूथ पर अपने संगठन को मजबूत करने का, बेरोजगार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने का, इसमें पूरी ताकत से इन 3 बिंदुओं पर हम काम कर रहे हैं। और इसी का जैसे बूथ पर मजबूत करने के हमारे डोर टू डोर कैंपेन और यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारों के सारे आंदोलनों में हम उनकी सहभागिता, जो भी हमको मदद चाहिए होती है वो हम देने का, खुद के एजिटेशंस तो कर ही रहे हैं, जो उग्र आंदोलन होते हैं और वो होते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, पर उनको भी जो हम सपोर्ट दे सकते हैं, हर रूप में सपोर्ट दे सकते हैं, आंदोलन खड़ा करने में हम सपोर्ट दे सकते हैं, उसको भी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो महंगाई तो सबको दिख ही रही है, महंगाई की तरफ हम यही बोलते हैं कि आप जब तक ताकत हम लोगों को नहीं देंगे, जब तक हम पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे, तब तक ये सरकार किसी की नहीं सुनने वाली। क्योंकि एक होता है कि सरकार से आप लड़ रहे हो, एक होता है तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हो। आज की जो स्थिति पूरे देश में है वो तानाशाही वाली है कि या तो माई वे और हाईवे वाला काम है, या तो मेरे हिसाब से चलो या फिर तुम अपना काम खुद देखो, फिर तुम्हारा जो होगा वो भगवान भरोसे। तो हम लोग संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, मुद्दे उठाने का भी काम कर रहे हैं और जो सामाजिक संगठन हैं उन तक भी हम पहुंचने का काम कर रहे हैं। जो सामाजिक संगठन हैं, जो NGOs हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आदिवासी स्वाभिमान यात्रा हम निकाल रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं। वो उससे पूरे एक समाज को जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं उनका विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। तो इस तरह की यात्राएं और प्रोग्राम्स और बूथ के प्रोग्राम्स लगातार हमारे ज़मीन पर इन प्लेस है। ये यात्रा के बारे में बताइए कुछ, कि ये यात्रा कहाँ से कब आप निकाल रहे हैं? क्या ये यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकलेगी? इसमें टारगेट क्या है आपका? देखिए, यात्रा अभी मध्य प्रदेश में जिस तरह से सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर शोषण हो रहा है, सब देख रहे हैं। मतलब हर 1-2 दिन में आपको एक अत्याचार की खबर आ जाती है लगातार, चाहे वो महिला उत्पीड़न हो। आज ही जो ग्वालियर दतिया से खबर आई कि जिस तरह बीजेपी नेता ने बलात्कार कर दिया एक बालिका का, और सब में बीजेपी के लोग लिप्त पाए जाते हैं। और आदिवासियों पर भी जितने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो सीधी कांड हो, क्योंकि वो बहुत हाईलाइट हुआ जिसमें एक आदिवासी पर पेशाब कर दी, ये बताता है कि कैसे सत्ता के नशे में पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लोग, बीजेपी के लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और चाहे नेमावर कांड हो जिसमें 3 बालिकाओं को उनके भाई के साथ, माँ के साथ जिंदा गाड़ दिया गया और बीजेपी का नेता का उसमें नाम आता है, 2 महीने तक वो FIR नहीं हो पाती है। नीमच कांड में ये हुआ कि जिस आदिवासी को घसीट कर मारा गया, घसीटने वाला मनोज बीजेपी का सरपंच था। सिवनी के कांड में 2 आदिवासियों को सिर्फ शक के बिना पर पीट कर मार डाल दिया जाता है। तो लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं वो अब बहुत हो गया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर हो रहा है। और यही जो स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी आदिवासियों की सोच को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पहचान को कुचलने का प्रयास, उसके खिलाफ में ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा हम निकाल रहे हैं। ये हम 19 जुलाई से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, सीधी से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है एक बहुत बड़े आंदोलन का। आदिवासी जो सो रहा था वो जाग गया एकदम से कि अब बस बहुत हुआ, ये हमको कुछ नहीं समझते, तो हम जो अपनी लड़ाई लड़ेंगे पूरी ताकत से ज़मीन पर लड़ेंगे। वहाँ से शुरू करते हुए
36 विधानसभाओं जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनसे होते हुए, ये 17 जिलों से होते हुए झाबुआ में इसका समापन होगा 7 तारीख को। और एक क्योंकि 9 तारीख हमारे लिए बहुत बड़ा दिन रहता है, विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो 7 तारीख को इसका समापन रहेगा। और ये संदेश देने का प्रयास है कि हम साथ ही सबको एकजुट, आदिवासियों को एकजुट करने के साथ साथ गलत के खिलाफ लड़ने का समय आ गया है। ये एक कॉल टू एक्शन है। ठीक है भैया, ये तो रहे पूरे राजनीतिक सवाल। ये कब निर्णय लिया कि मुझे आप राजनीति में जाना है? क्योंकि आप मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आपने MBBS किया, फिर आपने सर्जन आप बने, तो उसके बाद जब आप इतना सफल आपका करियर रहा, उसके बाद आपने राजनीति को चुना। तो देखो क्या होता है कि एक डेस्टिनी होती है जो उसमें मैं बिलीव करता हूँ। मैं राजनीति में कभी इंटरेस्टेड नहीं था, और हमारा क्योंकि मेरा पूरा जो ज़िंदगी रही है वो हॉस्टल में रही है दिल्ली कॉलेज में, तो हम राजनीति से हमेशा दूर रहे। 4th क्लास से हम हॉस्टल में थे, 12th तक हॉस्टल में रहे। और मेरा भाई भी राजनीति में नहीं था, वो पुलिस सर्विसेज में है, एडिशनल SP है पुलिस सर्विसेज में। तो हम लोग हमेशा राजनीति से दूर रहे, और जो फैमिली का जो अपब्रिंगिंग थी उसमें कभी भी ये प्रेशर नहीं डाला गया कि आपको राजनीति में जाना है, आपको ये संभालना है, ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले पढ़ाई पर फोकस करा गया, और वही कारण है कि सबसे पहले मैंने MBBS करा। MBBS के बाद में भी मैं राजनीति में नहीं था। उसके बाद फिर जो प्री PG का एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जिसमें सारे डॉक्टर्स बैठते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांच के लिए, उसमें पूरे मध्य प्रदेश में 2nd रैंक आई थी मेरी, 2nd रैंक आई थी। हाँ, और उसमें क्या है कि मतलब कि बिना पढ़ाई तो आप नहीं कर सकते ना। तो ये व्यापम वाले तो कब का, ये BJP वाले हमको जेल में डाल देते अगर व्यापम के थ्रू आए होते, कि व्यापम में फर्जीवाड़ा के थ्रू आए होते। और इसमें भी दिलचस्प किस्सा है कि हम दोनों की डिग्री CM हाउस बुलाई गई थी अच्छा देखने के लिए। 2011 की बात है, जब जो पिताजी हैं कांतिलाल भूरिया जी, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो इनने कोशिश करी थी कि कैसे भी इस चीज़ को बंद कर दिया जाए, पर उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि पूरी ईमानदारी से हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिलेक्ट होकर आए। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था MY हॉस्पिटल इंदौर से, MGM मेडिकल कॉलेज से मेरा MBBS है, और MY से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो उस समय क्या हुआ कि धीरे धीरे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हम एक्टिव हुए, और ऐसा नहीं कि मैं होना चाहता था, पर सबकी कॉलिंग थी नहीं कि तुम करो। तो उसमें मैं 1 साल तो इंदौर मेडिकल कॉलेज और MY हॉस्पिटल का अध्यक्ष था, इंदौर का अध्यक्ष था, जूडा का, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हम बोलते हैं, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था ये। जब भी हम हड़ताल करते थे तो हम अपनी मांगें मनवा कर ही उठते थे, ये इसका इतिहास रहा है। और उसमें फिर 1 साल में पूरे प्रदेश का अध्यक्ष था जूडा का, तो सारे जितने मेडिकल कॉलेजेस थे पूरे प्रदेश के, वो सब मेरे अंडर में आते थे। तो हम लोग सब दूर जाते थे, लोगों की, स्टूडेंट्स की राइट्स के लेकर लड़ाई लड़ते थे, जो सेवाएं मिल रही हैं उसको लड़ाई लड़ते थे, पेशेंट्स को अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है या मेडिसिन नहीं मिल रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ते थे। तो ये जो शुरुआत हुई उसमें कहीं ना कहीं एक रुझान बना कि आप लोगों की लड़ाई लड़ना शुरू करें। और सबसे पहले जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, नॉर्मली क्या होता है, लोगों के मास्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं सर्जरी में, तो वो कोशिश करते हैं किसी दिल्ली, बॉम्बे या फिर बड़ी जगह जाकर प्रैक्टिस करें, SRship करें, उसके बाद और पढ़ाई करें, और फिर अपनी प्रैक्टिस चालू कर दें। तो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मुझे अगर हॉस्पिटल खोलना है तो मेरे लोगों के बीच में हॉस्पिटल खोलना है, क्योंकि झाबुआ एक प्रीडोमिनेटली ट्राइबल एरिया है। वहाँ स्वास्थ्य की जो सेवाएं, क्योंकि एक कोना पड़ जाता है मध्य प्रदेश का, उसके बाद गुजरात लग जाता है ना, एकदम गुजरात लग जाता है, तो वो वहाँ पर सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी। तो सबसे पहले मैं वहाँ गया, तो सबसे पहले मैंने नर्सिंग होम अपना स्टार्ट करा, और मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं रहा, तो पहले वो भी नहीं था कि यार कैसे आप चालू कर दें नर्सिंग होम। तो एक गैरेज से शुरू करा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर वो नर्सिंग होम बना, धीरे धीरे कर हॉस्पिटल बना। और मेरी जो वाइफ है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो भी अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रही है, और लगातार हम दोनों मिलकर काफ़ी टाइम तक सेवाएं देते रहे। उसके बाद अब हॉस्पिटल का काम वो संभालती है, और मैं जो सबके लिए लड़ाई लड़ना होता है वो काम मैं संभालता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो भैया, जैसे कि आपने बताया कि आप जैसे आपने जो शिक्षा का आपका जो सफ़र रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी हम वर्तमान में देखें तो गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। तो उसके लिए आप, क्योंकि डॉक्टर हैं, आपको तो स्वास्थ्य के हिसाब से आपको तो जब पता ही होगा, तो हम लोग जब आप सत्ता में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका क्या विज़न रहेगा उसके स्वास्थ्य के क्षेत्र में?
देखिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जो भी आप पॉलिसी बनाएं, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की एक तरह बनानी पड़ेगी। अभी आपकी सबसे बड़ी त्रुटि मैं बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है। हमेशा बोला जाता है डॉक्टर्स गांव में नहीं जा रहे, गांव में नहीं जा रहे, गांव में नहीं जा रहे। क्या होता है, डॉक्टर्स का पूरा जीवन पढ़ने में निकल जाता है, और जब तक वहाँ पर आग मान लो कि मैं पीजी करने के बाद मुझे आप बोलोगे कि गांव में जाकर प्रैक्टिस करो, तो एज अ सर्जन मुझे अगर वहाँ वो सेटअप नहीं मिलेगा तो ना मैं अपनी स्किल्स के साथ न्याय कर पा रहा हूँ, ना मैं उन पेशेंट्स के साथ न्याय कर पा रहा हूँ जो वहाँ पर हैं। क्योंकि सिर्फ मरहम पट्टी करना है गांव में जाकर तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको नए कैडर बनाना पड़ेंगे, गांव के लिए कैडर बनाना पड़ेगा। और जो शहर गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में जो एक गैप मैंने बताया, उसका सबसे बड़ा, क्योंकि जब भी आप MBBS करते हैं उसके साल बाद आपका 1 साल का बॉन्ड रहता है गांव में, उसमें सब लोग जाते हैं और वो नियम है और उसमें जाना भी चाहिए। पर प्राइवेट के लिए नहीं है। प्राइवेट के लिए भी होना चाहिए कि प्राइवेट वाले जो भी प्राइवेट में पैसा देकर आ रहा है उसको तो एक, और देखिए पढ़ाई करने का एक समय होता है, अगर वो समय निकल जाता है उसके बाद अगर आप सोचो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे, वो किसी के बस की बात नहीं। तो क्या होता है, आप प्राइवेट में जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको 1 साल का एज मिल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में पढ़ने वाला व्यक्ति है वो 1 साल गाँव जाएगा और प्राइवेट वाला डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ जाएगा। मतलब उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं उनके है, लिए उनके लिए कोई बॉन्ड नहीं है। आपको उनको गांव भेजना चाहिए, जो प्राइवेट कॉलेजेस के हैं उनको भी आपको गांव भेजना चाहिए। और ये हमने अपने 2011 में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था कि पीजी के बाद अपने MBBS के बाद 1 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल का बॉन्ड था, और प्राइवेट में कोई बॉन्ड नहीं था। मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट में पढ़ने वाला 3 साल अपने ख़राब कर रहा था, जो पीछे हो रहा था उन लड़ाई में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और पीजी वाला जो प्राइवेट वाला हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बैठने को उसको मिल रहा था। तो ये सबसे बड़ी त्रुटि है कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट के लिए सेम नॉर्म्स रखना चाहिए। सबको कंपलसरी डेफिनेटली गांव में जाना चाहिए, आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, कॉलेजेस मिलते हैं, पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो गाँव जाओ उसका स्टाइपेंड बढ़ाओ, उसको बोनस मार्क रखो। आप ये रखो कि जो गांव में जाएगा उसको एडिशनल पीजी में, प्री पीजी में एडिशनल मार्क्स, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, क्योंकि 1-2 मार्क में तो खेल हो जाता है। आप 5 मार्क भी अगर उसके लिए रख देंगे, 3 मार्क भी रख देंगे, तो खुशी खुशी जाएगा। बिल्कुल। तो भैया जैसे कि आपने प्राइवेट और गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो के बारे में बताया, और आपने उसके बारे में लड़ाई भी लड़ी है। कई बार देखने को ये भी मिलता है भैया कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा आपने कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर तहसील प्लेसों पे अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और डॉक्टरों को भी वहाँ पर जब बाहर से जाएंगे तो उनको अच्छा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो गांव आसपास हैं जो क्योंकि तहसील से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य सेवा मिल जाएगी और उससे काफ़ी हद तक अच्छी व्यवस्था हो सकती है। तो भैया जैसे कि आपने ठीक है, ये जो आपने एजुकेशन का और उसका बताया, आपने मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे राजनीति का आपने मतलब मेडिकल और राजनीति जब आपने दोनों को कंपाइल किया, तो आपको सबसे अच्छा अब क्या लगता है कि एज ए काम करने में, एज ए सर्जन या एज राजनेता? देखिए, मैं आज भी सर्जरीज करता हूँ जी, आज भी ऑपरेशंस में करता हूँ, क्योंकि वो मेरा पैशन है। जी, राजनीति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। डेफिनेटली आप जब एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको लोगों की जान आपके हाथ में होती है। आपने एक गलत, आप मतलब डॉक्टरी में ऐसा बोलते हैं, सर्जरी में ऐसा बोलते हैं, आप गलती की गुंजाइश नहीं होती। बिल्कुल। आप राजनीति में गलती कर दो, निर्णय में गलती कर दो, गलत आदेश दे दो, वो सब चीज़ें, त्रुटियां दूर हो सकती हैं। पर अगर आप एज अ सर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो आज भी डॉक्टरी फील्ड मेरा पैशन है, और आज भी हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, फ्री हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, जो भी उनके लिए बेस्ट तरीके से कर सकते हैं वो करते हैं। और उसमें उसको करने में आपको बहुत सुकून भी मिलता है, क्योंकि आप सेल्फलेस सर्विस कर रहे होते हैं। राजनीति रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आपने गलत पॉलिसी मेकिंग करी, अगर आपने एज अ मेडिकल में कुछ गलत करा, तो उसमें एक पेशेंट का, एक परिवार का नुकसान हो सकता है। पर अगर गलत लोग पॉलिसी मेकिंग में बैठ गए तो उस पूरी की पूरी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि एक गलत पॉलिसीज़ के कारण पूरी की पूरी एक जनरेशन ख़त्म होती जा रही है, और इसलिए उनको रोड पर आना पड़ रहा है। तो ये एक फैक्ट है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं लेता हूँ कि जो लोग मेरे पर विश्वास दिलाते हैं या फिर जो लोग भरोसा करते हैं उनका विश्वास नहीं टूटने दें, और जो उनके एक्सपेक्टेशंस है गलत के खिलाफ वो लड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। भैया आप एक
मतलब एक राजनेता के तौर पे आपकी महत्वाकांक्षा क्या है राजनीति को लेकर के? क्या आपका कोई लक्ष्य है कि किसी पद पे आपको जाना है या कोई महत्वाकांक्षा आपके मन में? नहीं, देखिए, राजनीति में यही एक तो मैं सारे युवाओं को एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जी अब लोगों को क्या लगता है राजनीति में सिर्फ पावर के लिए आओ। पावर क्यों करप्ट होती है? जी जब आप राजनीति से पावर के लिए ज्वाइन करोगे, आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो। बिल्कुल। इसलिए आप उद्देश्य आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी है ना। आप ये सोचेंगे कि मैं उस हाइट तक पहुंचे। देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ जी उसमें फादर हर पद पर रहे, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट में बहुत लंबे समय तक मिनिस्टर रहे, सब पदों पर रहे। मैंने देखा है पावर क्या होती है, और पावर के साथ अगर आप न्याय नहीं करेंगे तो पावर आपको करप्ट भी करती है। बिल्कुल। और इसलिए जितने भी नए लोग हैं, मैं उनको जो भी मेरे से मिलता है मैं उसको बोलता हूँ, यार आप किसी चीज़ के लिए राजनीति में मत आओ। जी राजनीति करने से, राजनीति में रहने से, लोगों की लड़ाई लड़ने से आपको सुकून मिलता है, इसलिए आप राजनीति में रहो। देखिए, आप अच्छा काम करो तो ऑटोमेटिकली आपको प्रमोशन मिलेगा। लोग कैसे, जैसे कई बार अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरे पास आते हैं, भैया आप मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष बना दीजिए, आप मुझे प्रदेश महामंत्री बना दीजिए, आप मुझे जिला अध्यक्ष बना दीजिए। काम ये है कि लोग पहले पद चाहते हैं, उसके बाद काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। हमें उल्टा करना पड़ेगा। अच्छे लोगों की राजनीति में बहुत कमी है, जी टैलेंट की बहुत कमी है, बहुत स्कोप है बेसिकली। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा टैलेंटेड फील्ड में काम कर रहे हैं, और जिस भी फील्ड में आप काम करो पूरी ईमानदारी से करो। जैसे हमारे एक खरे सर हुआ करते थे जी इंदौर में, खरे कोचिंग का आपने नाम सुना होगा। जी 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 खरी कुछ सुना। और जो मैंने MBBS में जो तैयारी करी थी वो उनके अंडर में ही, खरे सर के अंडर में करी थी। और वहाँ जो उस समय पढ़ाई का तरीका होता था वो होता था गुरुकुल सिस्टम टाइप्स में। अच्छा। मतलब आपको 5, 6, 7, 8 घंटे ज़मीन पर ही बैठकर पढ़ना पड़ता था। अरे वाह। वहाँ आप मतलब उस टाइम भी, और मैं निकला था दिल्ली कॉलेज से, अच्छा। जो कि वन ऑफ द एलीट स्कूल माना जाता है। सारे सुविधाओं के साथ में आपको कोशिश करी जाती है वो माहौल दिया जाए। और उस टाइम दिल्ली कॉलेज से इतने ज़्यादा डॉक्टर्स निकलते नहीं थे। तो पर ये था, एक पैशन था कि आपको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना था। तो हम लोग वहाँ जब पढ़ते थे तो वो गुरुकुल स्टाइल में ही पढ़ते थे। मतलब आज आपको बोलो कि 5-5 घंटे बैठकर आप ज़मीन पर पढ़ लो, अच्छे अच्छे लड़के भग जाएंगे। वो नहीं होता। वो पॉसिबल नहीं है। और हम पढ़ते थे जी। मतलब हम लिटरली, क्योंकि हम क्रैश कोर्स में, क्योंकि या तो आप ड्रॉप लो 1 साल, या तो आप ड्रॉप लो 1 साल, या फिर अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो तो आप जो क्रैश कोर्स होता है 2-3 महीने का, वो क्रैश कोर्स करो। तो क्रैश कोर्स में हर दिन आपको क्या है 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो उसमें हम वैसे ही ज़मीन पर बैठ कर पढ़ते। तो उनका ये कहना रहता था कि मैं ज़िंदगी में एक चीज़ ध्यान रखना, जो काम तुम करो। छोटे खरे सर ने बोला था, ये एक बड़े खरे सर थे, छोटे खरे सर थे। तो छोटे खरे सर ने बोला था कि जो तुम ज़िंदगी में करो उसमें बेस्ट बनो। अगर तुम गार्डनर बन रहे हो तो गार्डनिंग में बेस्ट बनो। तो हम वो चीज़ पर बहुत बिलीव करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो, जो भी हो, आप बेस्ट पॉसिबल दो। ऑटोमेटिकली जो भी आपकी कैपेबिलिटी हो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। वो एक 3 इडियट्स का डायलॉग ही है। हाँ, मतलब वो अपनी काबिलियत के पीछे भागो तो पैसा, सफलता झक मार कर तुम्हारे पीछे आएगी। हाँ। भैया, आप भारत जोड़ो यात्रा में थे और एक इंसिडेंट होता है कि कोई महिला नेत्री की तबीयत खराब होती है, तो आपने उनका इलाज किया। वो क्या इंसिडेंट था अभी? भारत जोड़ो में एक एक्चुअली चलते चलते एक जो नेशनल स्पोक्स पर्सन थी, अपनी कलकत्ता की हैं, तो वो गिर गई। तो उनके नाक से और मुंह से ब्लीडिंग होने लगी थी जी। तो फटाफट, अच्छा वहाँ एम्बुलेंस पास में थी, तो जो भी हमको प्राइमरी ट्रीटमेंट देना था, नेसल पैकिंग करना और सब कुछ जो प्राइमरी उपचार देना था, क्योंकि ब्लीडिंग रोकना इंपॉर्टेंट था। बीच में चलते चलते आप ब्लीडिंग रोकना मुश्किल होता है। तो उसमें फटाफट उसका ट्रीटमेंट करा था। उसके बाद वो ठीक भी हो गए। उसके बाद 1 घंटे बाद वापस से आ गई यात्रा में। तो वो अच्छा है कि आप ये दोनों चीज़ को बैलेंस करते रहते हैं। एरोप्लेन में भी एक बार ऐसा ही किस्सा हुआ था कि एरोप्लेन में हम जा रहे थे और मैं यहाँ पर एक आंदोलन, जो नेमावर कांड हुआ था, जिसमें आदिवासियों को 5 लोगों को ज़मीन में गाड़ दिया था, उसको लेकर एक पद यात्रा कर रही थी हमारी बहन, जो उनके परिवार की थी। तो गवर्नर हाउस गए थे। गवर्नर हाउस में उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमने आंदोलन करा, सब कुछ करा, और वहाँ से मैंने फ़्लाइट पकड़कर मैं जब गया तो उसी फ्लाइट में एक व्यक्ति बहुत क्रिटिकल हो गया था। तो उसको, और मेरे को उस दिन पता लगा कि फ़्लाइट में बचाने के कोई तरीके ही नहीं है। ना उनके पास इंजेक्शंस होते हैं, ना उनके पास मेडिसिन होती हैं, ना उनके पास BP इंस्ट्रूमेंट होते हैं।
मतलब आप अपनी काबिलियत पर बचा लो तो बचा लो, नहीं तो आपको वहाँ कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। और उसको उसमें हम CPR देकर उसको वापस लाए थे, वापस जिंदा करा था उसको, पेशेंट को। हार्ट अटैक आ गया था, उसकी सांसें रुक गई थी और पहले भी वो थोड़ी एक तरफ से पैरालिसिस चल रहा था, तो उसको CPR कर कर वापस से रिवाइव करा था, रिसर्चिएट करा था। फिर इमरजेंसी लैंडिंग एयरप्लेन की अहमदाबाद में हुई थी। फिर इंडिगो का स्पेशल ट्वीट भी आया था धन्यवाद देने के लिए। अरे वाह। हाँ, तो भैया ये तो काफ़ी अच्छी बात है। भैया हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो यूथ हैं, और जो मैंने बताया कि तैयारी करने वाले हों, तो उनके लिए आप मध्य प्रदेश की यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते आप उनके लिए क्या मोटिवेशन उनके लिए देंगे कि ताकि वो अपने जीवन में संघर्ष करते रहें, क्योंकि आपने भी एजुकेशन में भी बहुत अच्छा आपने काम किया और आज पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देंगे? मैं अपने सभी साथियों को ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में संघर्ष सबसे बड़ी चीज़ है, और अगर आप ना लोहा मनवाना चाहते हैं तो संघर्ष करना मत छोड़ो। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग 2-2, 3-3, 4 साल तक भी कोशिश करना नहीं छोड़ते ना। तो नॉर्मली क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 साल 2 साल अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप सोचते हो अब हम क्यों बैठे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बट ऐसा मत करो। मैंने तो ऐसा देखा है कि मेरे बैच में एक लड़का था जो 4 साल तक उसने ड्रॉप लिया, नहीं हुआ उसका, पर जब 5वें साल उसका सिलेक्शन हुआ, वो पूरे मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक आई थी उसकी। तो ये ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि अगर आप हार मान लोगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा आप में क्या टैलेंट है। आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और सिस्टमेटिक पढ़ाई करो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना बड़ा सिलेबस रहता है। अगर आपने टारगेटेड अप्रोच नहीं रखी तो आप पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाते हो। तो संघर्ष करो, लड़ाई लड़ो, और अपने जो अधिकार हैं वो आपको पता होना चाहिए। उन अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आप तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लड़ाई नहीं लड़ोगे तब तक आपकी लड़ाई कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। भैया मेरा आखिरी क्वेश्चन है, इतना सब संघर्ष करने के बाद और ये सब राजनीति करने के बाद आप अपने आप को कूल रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए कूल मतलब कि मूवी आपको देखना पसंद है, हॉबीज आपकी क्या? मूवीज़ तो मैं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि अब मूवी थिएटर्स में जाना मैं कोशिश करता हूँ जब भी जाऊँ एटलीस्ट फैमिली के साथ मैं महीने 1-2 महीने में एटलीस्ट एक मूवी तो मैं चला जाऊँ। बाकी कूल रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको एक काम की तरह मत लो कि यार ये बहुत भारी काम है, और ये आपको देखो पॉलिटिक्स आप करो, एंजॉय करो उसको। आप डॉक्टरी प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, क्योंकि देखिए हमारे ट्रेनिंग वैसी होती है। मैं एक सर्जन हूँ, आप सोच लीजिए जब आपको पता है कि सामने वाला मरीज़ मरने वाला है, तब भी आपको अपना पेशेंस रखकर, कामनेस रखकर आपको उसको बचाना पड़ता है। ये वो, और इसकी ट्रेनिंग हुई है हमारी। मतलब आप उस लेवल पर ट्रेन हो जाते हो कि आप सबसे, किसी की जान जा रही हो और आप देख रहे हो और आप वहाँ खड़े हो, उससे ज़्यादा कठिन क्या काम हो सकता है। तो आप है ना ज़िंदगी में हमेशा अपने आप को शांत रखो। और ये एक चीज़ सोचो, मैं जो सोचता हूँ, अगर मान लो कि बहुत बुरा होता है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आप मरे नहीं, तो आप उस चीज़ से मजबूती हो गए, और मर गए तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये तो सही बात है भैया, क्योंकि उसके बाद तो कुछ बचा नहीं। और अगर आप नहीं मरे तो आप उस चीज़ से मजबूती हो गए, कमज़ोर नहीं हो गए। खैर भैया, आपने इतना समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने व्यस्ततम समय में, चूँकि अब मुझे पता लगा था कि आप कितने व्यस्त हैं, तो इसके लिए आपने हमें, मतलब उसके बावजूद भी हमें समय दिया, और हमारे व्यूअर्स को, जो हमारे यूथ व्यूअर्स हैं, उनको आपने इतना मोटिवेशन दिया और इतनी अच्छी अच्छी बात उन्हें सुनने को मिली। तो लास्ट में सर, भैया हमारा नेशनल यूथ सिंपोजियम का चैनल है, उसको आप प्लीज़ हमारे दर्शकों से बोल दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन करता हूँ, और जो हमारे संगठन के लोग हैं उनको आदेशित भी करता हूँ कि जो नेशनल न्यूज़ सिंपोजियम चैनल है, ये युवाओं की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का काम करता है। और जब हम ऐसे लोगों को जो निष्पक्ष होकर लोगों की बात, युवाओं की बात सबके सामने रखते हैं, तो ये हमें दायित्व बनता है कि हम ऐसे चैनल्स को, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तो आप सब लोग न्यूज़ सिंपोजियम चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया।